सबसे क्षमा चाहता हूं। शायद पहली बार मैं बैठकर बोलने की ये गुस्ताखी कर रहा हूं, क्योंकि 5, 6, 7 दिन पहले आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद मैं मंच से उतर रहा था, कुछ चोट लग गई जिसके कारण थोड़ा खड़े होकर भाषण करने में मुझे कुछ असुविधा हो रही है, इसलिए क्षमा चाहूंगा। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान हितेश शंकर जी, संपादक पांचजन और हमारे चेयरमैन उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट एपीलेंट ट्रिब्यूनल न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमारी अरोरा, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी राधा बहन जी, निदेशिका ब्रह्म कुमारी लखनऊ, श्रीमान दिलीप वाल्मीकि जी, प्रमुख यजमान प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि, और श्रीमती भारती गांधी जी, संस्थापक निदेशक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, और सरदार निर्मल सिंह जी, अध्यक्ष केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ, क्षेत्रीय प्रचारिका शशि देवी जी, कुछ अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्षेत्र प्रचारिका शशि जी, विभाग प्रचारक अनिल जी, विभाग कार्यवाहक निदेश श्रीमान पीके जैन जी, अध्यक्ष जैन सभा, श्री राजेश जी बुधवाल और श्री यशजी जी परिहार आवतबार एसोसिएशन के चेयरमैन, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, मैं समझता हूं कि मंच पर इतने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, इतने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने विचार आप सबके सामने व्यक्त किए होंगे। मेरे द्वारा कोई बहुत लंबी चौड़ी बात आप लोगों के सामने की जाए, मैं समझता हूं उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं इस धर्म संकट में हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाला मैं कहां से अपनी बात की शुरुआत करूं, और विशेष रूप से ये बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हूं। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमको बात की शुरुआत राजनीति से ही करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति स्वतंत्र भारत में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। लंबे समय तक इस आजाद भारत में आपने देखा होगा कि नेताओं के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण ही यह विश्वास का संकट गहरा हुआ है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस दल के हम लोग हैं उस दल की बात करते हैं। व्यक्ति हमारे यहां भी हो सकते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुई इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, इस विश्वसनीयता के संकट को चैलेंज के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो हम लोगों ने उसे स्वीकार किया। जो हमने कहा है वो किया है। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर कोई देख ले, इलेक्शन मैनिफेस्टो के एक एक कमिटमेंट को हमने पूरा किया है, एक एक कमिटमेंट को पूरा किया है। था चाहे धारा 370 की बात 1951 से करते चले आ रहे हैं, जब हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ के रूप में प्रारंभ की थी और कहा था इस समय संसद के दोनों सदनों में हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही स्टेटस होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का स्टेटस है। कर दिया। हम लोगों ने 1984 से बराबर अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम सरकार बनाएंगे तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। मैं मानता हूं कि न्यायालय के आदेश से हुआ है, लेकिन परमात्मा ने शायद हम लोगों की नीयत को पहचाना है कि हमारी नीयत में खोट नहीं है। और मुझे तो यह लगता है कि शायद एक संयोग है कि हमारे रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा ऐसा। मैं जानता हूं कि आप सब इंटेलेक्चुअल्स यहां बैठे हैं तो आपको लगता होगा राम राज्य का आगाज यहां कैसे हो। जब लोगों के अंदर एक दायित्व बोध, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि पैदा होती है तो मान लीजिए कि देश में राम राज्य आ गया।
अधिकार बोध यदि केवल है व्यक्ति के अंदर, अधिकार बोध कि हमारा अधिकार है, कि हमारा दायित्व तो नहीं है, अधिकार बोध है, तो मान लीजिए कि राम राज्य नहीं आया है, इसका मतलब कि कलयुग है। और मैं खुद भी यह अनुभव कर रहा हूं, सारे देश भर में भ्रमण करते हुए, पहले के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व का बोध अब पैदा हो रहा है, देश के प्रति हमको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि यह प्रभु राम की कृपा रही है कि अब यह सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व का बोध, कर्तव्य का बोध लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। तो इसे मैं एक राम राज्य की शुरुआत ही मानता हूं कि शायद इसका सिलसिला प्रारंभ है। तीसरी चीज आप लोगों ने कही थी कि हम आएंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हम पास करेंगे। मुझे याद है कि जब मैं भारत का गृह मंत्री था उस समय बिल इसको मैंने ही तैयार किया था, लेकिन लोग इसको इस रूप में देखते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। बार बार हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि नहीं, यह जो नागरिकता का कानून है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ है। जिन लोगों का पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, वहां नहीं रह सकते हैं, भारत आए हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो इस कानून के तहत उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। किसी की नागरिकता समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा। लेकिन बराबर लोगों ने इसे की हिंदू मुसलमान के बीच ये भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करके समर्थन हासिल करना चाहती है, इसलिए किया। कुछ चीजों की याद मैंने आपको इसलिए दिलाई कि जो हम लोगों ने कहा था उस काम को हमने किया है। प्रश्न यह उठता है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसा मैंने कहा कि विश्वास का संकट है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। पहले हमको अर्थ यह समझना होगा कि राजनीति शब्द यह है क्या। लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, वैसे मूलतः मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। किसी मंच पर और संघ के बारे में भी लोग समझते होंगे कि संघ हिंदू मुसलमान की बात करता है। मैं दावे के साथ कहता हूं संघ ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। केवल लोगों के द्वारा गलतफहमी पैदा की गई। राजनीति यदि हम करते हैं, राजनीति यह शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। संस्कृत के विद्वान यदि यहां पर बैठे होंगे तो जानते होंगे नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। विडंबना है यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। यह हम लोगों की जिम्मेदारी है। यह राजनीति शब्द जो अपना अर्थ व भाव खो चुका है, उसे पुनः हम भारत की राजनीति में स्थापित करें। कोई यह कह सकता है कि आप लगता तो नहीं है, लेकिन आप गंभीरता पूर्वक हमारे हर एक्शन को देखिए तो आपको लगेगा हम लोगों की कोशिश यही है। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते। लोग मान लेते हैं भाई ये राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले लोग कल सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं। होगा, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। राजनीति हम करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो धर्मांध भी हो और साथ ही साथ ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म में सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि यदि आप धर्मान भारत, ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म में विश्व का नेतृत्व करने वाले भारत का निर्माण करने के लिए आपने क्या क्या काम किया है? तो पहला विषय मैं लेता हूं धनमान। आपको याद होगा
कि 2004 से लेकर 2014 जब भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार, धन दौलत के आकार के मामले में 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो गई थी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे, तो उस समय हमारा भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही भले आदमी, मैं उनका सम्मान करता हूं। वैसे हमारा स्वभाव है, मैं किसी भी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे लोकदल का हो, चाहे किसी भी पार्टी का, क्योंकि हमारी मान्यता यह रहती है कि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है। प्रधानमंत्री नॉट ए इंडिविजुअल बट इज द इंस्टीट्यूशन। हमारी मान्यता यह है, कभी आलोचना नहीं करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन इकोनॉमी का जहां तक प्रश्न है, जो इकोनॉमी सारी दुनिया में के देशों में 11वें स्थान पर 2004 में थी, तो 2014 में भी वह 11वें स्थान पर ही थी। फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं, उनकी लीडरशिप में गवर्नमेंट बनती है, और आपने देखा कि 7 से लेकर 8 वर्षों के अंदर ही भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार, हमारे धन दौलत का आकार कितना बड़ा हो गया कि हमारा यही भारत 11वें स्थान से जंप लेकर दुनिया में 5वें स्थान पर आकर रहा है। मेरे बहने भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारे विश्व के अर्थशास्त्री, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड की यदि किसी की है तो भारत की है। बड़े देशों में मैं बात कर रहा हूं, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स ने भी। और हमारे देश की वो फर्म्स नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों की फर्म्स हैं, हाईली रिप्यूटेड वो फाइनेंशियल फर्म्स हैं। वह कह रही हैं कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2027 आते आते, यानी 2027 आते आते भारत को विश्व की टॉप 3 कंट्री में आने से कोई रोक नहीं सकता। यानी एक अमेरिका होगा, चाइना होगा, उसके बाद भारत। इसीलिए हम लोग कहते हैं, यानी आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो 2047 तक हम भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और ऐसा भारत जो धनवान भी हो, ज्ञान विज्ञान में विश्व का नेतृत्व कर सके, और अध्यात्म में भी विश्व का नेतृत्व कर सके। अब मैं धनवान की बात तो मैंने कर ली, अब ज्ञान विज्ञान की बात आता हूं। उदाहरण हमारे पास बहुत सारे हैं। देखिए, 2014 में आप देखेंगे स्टार्टअप्स के बारे में जानते होंगे नौजवानों की, उनकी संख्या बात मुश्किल 400-500 इस देश में हुआ करती थी। आज हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या मोर देन 1,25,000 हो गई। यही बच्चे हमारे करिश्मा कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज उनके अंदर जनरेट हो रही है, करिश्मा कर रहे हैं। और यूनिकॉर्न्स जो लोग अप्रोक्सीमेटली जो स्टार्टअप हमारे अपनी पूंजी लगभग $1 बिलियन की बना लेते हैं, लगभग 7,000-8,000 करोड़ रुपए की इनकी हो जाती है, उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। भारत में इसके पहले 2014 में 4-5 हुआ करते, आज उनकी संख्या मोर देन 125 हो गई। ज्ञान विज्ञान में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ इसी चीज को कोलैबोरेट करने के लिए, इसी को बल देने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसे चंद्रयान 2 हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया, उसे लॉन्च किया, लेकिन जिस लक्ष्य को उसे हासिल करना था उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। मुझे याद है उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, वैज्ञानिकों के अंदर बहुत हताशा हुई। प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि मैं तुरंत मॉर्निंग में ही मैं जाऊंगा उन वैज्ञानिकों से मिलने के लिए। वैज्ञानिकों से मिलने के लिए गए, उनकी पीठ थपथपाई, सारे वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे। मेरे बहनों भाइयों, आपको अंदाज नहीं होगा साइंटिस्ट किस डिवोशन, किस डेडिकेशन के साथ भारत में काम करते हैं। मैंने कई बार मिसाइल की लॉन्चिंग, रॉकेट्स की लॉन्चिंग,
क्योंकि डीआरडीओ हमारी मिनिस्ट्री में भी लगभग 7,500 8,000 बड़े वैज्ञानिक काम करते हैं हमारी मिनिस्ट्री में। मैं स्वयं गया हूं उस स्थान पर लॉन्चिंग डे। जब लॉन्चिंग होती है तालियां बजती हैं, सारे 150 200 250 वैज्ञानिक बैठे रहते हैं हॉल में, सारे ऑपरेटर्स लगे होते हैं, और जब ऊपर जितना ही ऊपर चढ़ता जाता है तालियां बजती रहती हैं। जब अपने टारगेट को अचीव करने में यदि कहीं पर बीच में गड़बड़ी हो जाती है, फूट फूट कर रोते हुए मैंने वैज्ञानिकों को अपनी आंखों से देखा है। और उड़ीसा में एक स्थान थे जहां पे लॉन्चिंग की होती थी, मैं गया था, तो मुझे वहां रुकना पड़ा 1.5 घंटे। सारे वैज्ञानिकों को फिर मुझे एड्रेस करना पड़ा, उनको ढाढ़स बनाना पड़ा। यही काम हमारे प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 के विफल होने पर किया। सुबह पहुंच गए और वैज्ञानिकों को सीने से लगाकर उन्होंने पीठ तक दबाया कि आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़िए। और आपने वो करिश्मा देखा, हौसला अफजाई का करिश्मा, हौसला अफजाई का करिश्मा। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड कराने में कामयाब हो गया, और हम विश्व के हम पहले देश बन गए जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर हमने चंद्रयान का लैंडर उतारने में कामयाबी हासिल। हम ज्ञान विज्ञान में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास ऐसे 50 उदाहरण है, मैं दे सकता हूं, लेकिन भाषण बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको नहीं दे रहा हूं। अध्यात्म, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग, यहां तक कि मैंने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को भी देखा है कि अध्यात्म की बात करिए तो समझते पूजा पद्धति, ये खास धर्म विशेष हिंदू की बात की है ना, गलत है। जैसे अध्यात्म को पूजा पद्धति के साथ जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। अध्यात्म में मन का एलिवेशन है, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। हमारे देश के ऋषि और मनीषी कितने बड़े बन के थे। भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धारा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया की किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती है। क्या यह काम कोई छोटे मन का व्यक्ति कर सकता है? जो आध्यात्मिक होगा, जिसका मन बहुत बड़ा होगा, वही करेगा ना, कि छोटा व्यक्ति करेगा। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश भी भारत के ही ऋषि और मनीषियों ने दिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो धनवान भी हो, ज्ञानवान भी हो, ज्ञान और विज्ञान में देश का नेतृत्व कर सके और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विश्व का नेतृत्व कर सके। अब हम लोगों पर, मैं सच बताऊं, लोगों के साथ समझ में नहीं आता, कहते हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर यह भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करने वाली है। मुझे खुशी है कि देश में कई ऐसे लोग हैं हमारे मुस्लिम भाई जो हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं, नजदीक आने पर तब समझ में आता है कि आप लोग क्या हैं। मुझे नहीं याद है कभी जीवन में हम लोगों ने ऐसा सोचा। हम प्राणी मात्र की चिंता करने वाले हैं, और जिस सर्प के काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने वाले हम लोग। हम जाति, पंथ और मजहब धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। वोट के लिए किसी को अपीज मत करो, उसका तुष्टि मत करो। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। न्याय सभी के साथ होना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। क्या गलत है? ये बताइए, एक समाज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति वर्ग के लोग रह रहे हैं,
तब वोट लेने के लिए एक समाज को ज्यादा प्रश्रय दें और दूसरे की उपेक्षा करें, क्या ये इंसाफ है? क्या ये न्याय है? इसीलिए हम लोगों ने कहा जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, इन्हीं सब सारी सोच के कारण आज भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे ये चर्चा कर रहे थे हितेश शक्कर जी, भारत की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय जगत में कैसे बढ़ी है। विदेशों में रहने वाले आपके परिवार के भी बहुत सारे सदस्य लोग होंगे, मुझे पूछिए, पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज मैं पहले भी विदेशों में गया और पहली बार मुझे जाने का अवसर तब प्राप्त हुआ था जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी उम्र बामुश्किल 48 साल की थी, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी उन्होंने दी थी अपने नेतृत्व में। जो सड़कों का निर्माण हो रहा है और सारी शिपिंग, वाटरवेज, रोड्स, हाईवेज, उस समय भी हमने इंटरनेशनल फोरम पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोला, तब बोलने में और आज बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर हम कुछ बोलते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि कोई भी भारतीय इंटरनेशनल फोरम पर बोलता है तो उसकी बातों को दुनिया कान खोलकर सुनती है। भारत बोल के दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। अभी 10-15 दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट देखा, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते थे अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया मिस्टर गार्सेटी, वो बोल रहे थे कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया। If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. यदि भविष्य देखना चाहते हो तो भारत में आओ, भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत में आओ, और भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हो तो भारत में आओ। कितनी बड़ी बात है, इसको इलैबोरेट करिए, देखिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन छोटी छोटी चीजें में देशवासियों को लोगों ने कंफ्यूज किया है, राजनीतिक पार्टियों ने। क्षमा करेंगी अन्य राजनीतिक पार्टियां, मैं माफी चाहता हूं। देश को इस तरीके से गुमराह करके धोखे में रखकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जैसी पॉलिटिकल अवेयरनेस, जैसी राजनीतिक जागरूकता चाहिए वो नहीं है। लेकिन धोखे में रहकर जैसे लगता है कि एकदम भारत टूट जाएगा, हिंदू मुसलमान ईसाई ये हो जाएगा, हो जाएगा। बट यहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई भाई। हमको तो कभी नहीं लगा। लखनऊ में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां थे, वही कह दे। अगर मैं मोदी जी की बात बतला रहा हूं आपको, बहुत इधर उधर की बातें होती है। हमारी तो महीने में जरूर 1-2 बार जो है आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे अलग भी बैठकर बात हुई है। मैं देखा क्या थिंकिंग है लोगों की, क्या सोचते हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, सोशल वेलफेयर की हमारी जो भी स्कीम्स हैं, पक्का हाउस बनाना है, हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाना है, हर घर में शौचालय बनाना है, हर घर में महिलाओं को ये एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराना है, हर किसान को 6,000 रुपया सालाना देना है। हमारी गर्भवती माताएं बहनें हों तो उनको 6,000 रुपया देना है। कोई मां का लाल यह बता दे कि हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई की इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं हो रहा।
प्रमाण दे दो, दुनिया की बहकावत बताओ, हमारे साथ प्रमाण है, रील है, कहां गड़बड़ किया? राम मंदिर की बात, राम मंदिर के बारे में हम लोगों ने कहा था, हमारी आस्था है, वो पूरा किया। और मैं कह सकता हूं बहुत ऐसी परिस्थितियां आई हुई है हमारे जीवन में, यहां पर कोई दूसरे धर्म का ही मामला हुआ है तो मैं साथ खड़ा रहा हूं, लोगों को मैंने समझाया कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। मैं उदाहरण को यहां नहीं देना चाहता, केवल भाषण के लिए मैं भाषण नहीं दे रहा। एक से अभी हमारे हितेश शंकर जी बोल रहे थे, वो कहते साउथ नॉर्थ डिवाइड की बात है। ये लोग कहते हैं साउथ ज्यादा प्रॉस्परस है, नॉर्थ में ये नॉर्थ में उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं है, उतनी संपन्नता नहीं है। तो मैं विशाखापट्टनम में इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग थी आज के 1.5-2 महीने पहले मैं गया था, वहां पर भी बात आई नॉर्थ साउथ डिवाइड की, अलग दोनों अलग है भाई, साउथ ज्यादा प्रॉस्परस है, ज्यादा संपन्न है, नॉर्थ कम है। ये सिलसिला तो, लेकिन जो हमको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए साउथ को नहीं मिलती है, लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा भारत एक है, भारत अखंड है, था, है, रहेगा। अपनी थिंकिंग को बदलो, अपनी थिंकिंग को बदलो। यदि साउथ प्रॉस्परस है, हमारे पास लेबर है, हमारी श्रम शक्ति है, आपके पास धन शक्ति है, आइए हम दोनों लोग मिलकर श्रम शक्ति और धन शक्ति मिलकर भारत को एक महान भारत बनाएं। प्रश्न केवल सोच का है, थिंकिंग का। बहुत कुछ किया जा सकता है। अब जैसे भाई तुमको बतला दीजिएगा ना, तुम्हारी आदत खराब है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी गवर्नमेंट आई है 51 से 51 से लेकर अब तक सबने कहा हमको हमारी सरकार बनाइए, हम भारत से गरीबी को मिटाना चाहते हैं। सब जो भी आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, गरीबी क्यों नहीं समाप्त हुई? स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी सरकार ने हासिल की है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट ने हासिल की 25 करोड़। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। कोरोना के दौरान आप जितने लोग बैठे हैं, मैं बिना पूछे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोरोना की मिनिमम 2 डोज तो आपको लगी ही होगी। कुछ माताओं बहनों को, भाइयों को कोरोना की 3 डोज मिली। यदि सही हो तो ताली बजा दीजिएगा तो मैं मानूंगा। बहनों भाइयों, मैं आपको जानकारी देता हूं, दुनिया के विकसित देशों में भी सबको 2 डोज 3 डोज कोरोना की वैक्सीन की नहीं मिली। इस हद तक केयर करने वाली गवर्नमेंट है, इस हद तक आपकी चिंता करने वाली। और हमारे यहां ये वैक्सीन बनती नहीं थी, हम लोग बहुत चिंतित थे। प्राइम मिनिस्टर वैज्ञानिकों से मिले, हौसला बढ़ाया, जो होगा सब खर्च करेंगे, लगाओ, बढ़ो, आगे बढ़ो। इतनी वैक्सीन कोरोना की तैयार कर ली हमारे वैज्ञानिकों ने। हम 140 करोड़ भारतवासियों को भी 2-2, 3 डोज वैक्सीन की देने में सफल रहे। और इतना ही नहीं, दुनिया के 100 देशों को वैक्सीन हम लोगों ने मुहैया की। क्यों न अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो, इसीलिए पैदा हो रहा है, इसीलिए भारत के प्रति लोगों की धारणा बदल। छोटी सी घटना, 2 साल से रसिया और यूक्रेन के बीच इस समय वार चल रहा है, बराबर 2 बम मिसाइल दोनों तरफ से चल रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। जिस समय ये युद्ध रूस और यूक्रेन का शुरू हुआ था, तो हमारे भारत के लगभग बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे वहां पढ़ते थे। लोग अनुमान बतलाते हैं, हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, 30,000 अप्रॉक्सिमेटली स्टूडेंट्स रहे होंगे। तो उनका माता पिता का डेलीगेशन तुरंत हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिला और कहा कि प्रधानमंत्री जी, चाहे जैसे भी हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालिए, कभी भी कोई हादसा हो सकता है हमारे बच्चों के साथ, कोई बम, तोप, मिसाइल कोई गिरी, क्या होगा उनकी जिंदगी? आंखों में आंसू थे। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने
रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर खुशी होगी 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। 22,500 भारत के बच्चे वापस आ गए। क्या चाहिए, क्या बचा है? अब आध्यात्मिक हो गई, ज्ञान विज्ञान ये सब अनुमान हो गया। आध्यात्मिक बात भाई हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। अफगानिस्तान से अपने सिख भाइयों को लेकर सुरक्षित हम लोग आए, और यहां कर देखा हमारी सरकार के लोगों ने जो गुरु ग्रंथ साहब होता है उसका सिर पर रख कर उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। सिख कम्युनिटी का भी भारत की संस्कृति को बचाने में जो योगदान है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, मैं इस पर घंटों बोल सकता हूं। और मैं कह सकता हूं सिख समुदाय ने जो भारत की संस्कृति को बचाने में अपना योगदान किया है, जो दिया है, उसको देश समझेगा तो कभी भूल नहीं सकता है, कभी भूल नहीं सकता। अब मुस्लिम्स का एक देखिए मुझे पहला बलिदान जो भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए जो दिया है, उनका नाम ब्रिगेडियर उस्मान, पहला व्यक्ति जो शहीद हुआ है वो ब्रिगेडियर उस्मान है, और भारत के मुसलमान। सबका कंट्रीब्यूशन है इस भारत को बता। और आपने विज्ञान की तकनीक की बात होती है, डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी चर्चा की हितेश शंकर जी ने। बहनों भाइयों, आपको खुशी होगी कि डिजिटलाइजेशन भारत में कितनी तेजी के साथ हुआ है। पूरे वर्ल्ड में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन इस समय हो रहा है, मोर देन 46% ट्रांजैक्शन केवल और केवल भारत में। यूपीआई पैसे का लेन देन जिसे करते हैं, उसको वैश्विक मान्यता प्राप्त हो गई। यूपीआई को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो गई। यह है हमारा भारत। और अब मैं रक्षा मंत्री हूं, बात खत्म करूं नहीं डूब जाएंगे आप। मैं रक्षा मंत्री हूं, आश्वस्त रहना मेरे बहने भाइयों, देशवासियों को आश्वस्त रखना चाहता हूं। भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैं अपने दूसरे राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, आप जो कुछ भी कहना करिए, हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश मत करिए। देश की सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा के सवाल पर सारे राजनीतिक मतभेदों को बुलाकर सारी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है। यदि मैं ये कहूं कि चीन के साथ आपने क्या किया, क्या हुआ 1962 में, मैं बोलता नहीं क्या हो रहा है। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब के वो कह गए कि हमारे एयरफोर्स के जवानों पर जो आतंकवादियों का जो हमला हुआ, अरे कहा इलेक्शन के समय हुआ है, इलेक्शन स्टंट है। चीफ मिनिस्टर रहे, कल्पना करिए, ऐसे तो लोग देखते हैं। बहनों भाइयों, आतंकवाद का सफाया किया हम लोगों ने। छिटपुट 1-2 घटनाएं होती थी, हो रही है, शायद कश्मीर में 1 हो गई, 2 हो गई महीने में, और इसके पहले हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में कहीं न कहीं आतंकवादी वारदातें होती रहती थी। मुझे याद है 2008 में मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था उस समय, जबकि मुंबई में बड़ी वारदात हुई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो वहां जानते हैं होम मिनिस्टर ने क्या कहा था, अरे कहा कहीं ऐसी घटनाएं आतंकवाद की तो देश में होती रहती है। आज कोई है, आज हमारी ताकत है, भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो उस पार भी आ सकता है। बहुत
हो गया दुनिया के दूसरे देशों से हम हथियार लेते थे, मिसाइल लेते थे, तोप लेते थे, बम लेते थे, गोले लेते थे, टैंक लेते थे, फाइटर प्लेन लेते थे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है इन सब सारी चीजों में। हम स्वयं बना रहे हैं। अभी महीने भर पहले 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। अभी थोड़े ही दिन पहले 4,000 करोड़ रुपया का मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल की। और आप जानकर खुशी हो गई, अब ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर भारत में लखनऊ की धरती पर बनेगी। आप लोगों ने जाकर देखा होगा, काम हो रहा है वहां, तेजी से काम चल रहा है। एक पार्ट पूरा हो गया है, दूसरा पार्ट बनने में समय लगेगा। 2026 तक यहाँ पर आप देखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल बनने लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग, और दुनिया के दूसरे देशों को यहीं से हम लोग सप्लाई करेंगे। और यहाँ के छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ DRDO लैब भी बनवा दी है। हमारे स्टार्टअप्स, हमारे यूनिकॉर्न्स, यदि कुछ नए अनुसंधान करना है, नए रिसर्च करना है, तो लैब वगैरह में जा सकते हैं। भारत हर क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। दूसरी चीज, मैं ये कहूं, मैं लखनऊ का सांसद हूं तो मैंने लखनऊ के लिए यह कर दिया, वह कर दिया। बहनों भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है आपके भाग्य से हुआ है, हम लोगों के भाग्य से हुआ है। मनुष्य क्या करेगा जी? करता तो परमात्मा है, ऊपर बैठा है, करता रहेगा। लोग कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कोई कुछ नहीं करता। जब तक ऊपर वाले की कृपा न हो, कोई कुछ नहीं करता। बिना राजनीति और अध्यात्म के समन्वय के राजनीति की कोई साधन। इसीलिए मैं कहता हूं, आपने देखा होगा चुनाव में मैं वोट नहीं मांगता। मैं कहता हूं आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए ताकि आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं खड़ा हो। बराबर ही कहा, वोट दीजिए, मैं वोट देंगे आप, हम इसको लखनऊ को स्वर्ग बना देंगे, कभी नहीं कहा, अपने जीवन में कभी नहीं। और मैं कहूंगा, हम आशीर्वाद चाहते हैं, शुभकामना चाहते हैं, ताकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमसे अपेक्षाएं हैं, आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतर सके। यही हमारी कोशिश रहती है। क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तो खुद लोग महसूस करें, खुद ही देखेंगे। उनको यदि प्रसन्नता होगी तो मुझे भी उसकी 4 गुना अधिक प्रसन्नता होगी। आपके ही सुख में मेरा सुख है, आपके ही आनंद में मेरी आनंद की अनुभूति है। आप परमानंद को प्राप्त करेंगे, उसमें भी मुझे परमानंद मिलता है। मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया, कुछ मैं भी मूड में आ गया था। और इधर तो प्रॉब्लम हो गई है पैर। मुझे लगता है कि जब तक मैं चलता रहूंगा तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर्स ने, एम्स के डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप 4 दिन आराम करिए। लेकिन समस्या है कि सारे देश भर में जाना है, सार्वजनिक सभाएं लगी हुई हैं। हाँ, नहीं, आप सबका आशीर्वाद है। तो यह है कि जितना समय देना चाहिए, इस समय चुनाव के दौरान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सारे देश में हम लोगों की सार्वजनिक सभाएं लगती हैं, वहां जाना पड़ता है। कल मैं झारखंड में और उड़ीसा में 2 राज्यों में 3 सार्वजनिक सभाएं हैं, और फिर लगातार ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। लेकिन लखनऊ के लिए भी मैं 2-3 दिन का समय निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। और आप ही लोग हैं, जो करना है आप लोगों को करना है, मुझे क्या करना है। जो आप दे देंगे उसे ले लूंगा, नहीं देंगे।